अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 3 डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, एक पार्किंसन डिजीज़ और एक अल्जाइमर डिजीज़, जो कि न्यू होगी, जिसको आप अभी पढ़ेंगे। और एपिलेप्सी हम लोग मैट्रिक की बुक में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं इसका भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँगी। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, देखो इसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होता है बेसल गैंग्लिया। ये जो आपको इसके अंदर रेड कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ना, दैट वन इज़ बेसल गैंग्लिया। ये जो बेसल गैंग्लिया होता है ना आपका ब्रेन का, ये क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है या ये डैमेज हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, ये अपनी वर्किंग छोड़ना शुरू कर देता है। बेसल गैंग्लिया के अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं कुछ नर्व टिश्यूज़। तो वो जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं ना, वो डीजनरेट और डैमेज होते हैं। तो मैंने आपको बेसल गैंग्लिया की पिक्चर दिखा दी है जो ब्रेन में मौजूद थी। ये डिजीज़ स्टार्ट कैसे होती है? ये बीमारी ऐसे स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो जो आपका या तो एक हाथ या एक आर्म या जो लेग होती है ना, उसके अंदर ट्रिमर्स आने शुरू हो जाते हैं, ट्रिमर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है, ये जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, खुद ब खुद शेक होना शुरू हो जाता है आपका हाथ, खुद ब खुद झटके आने शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर जक्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रिमर क्या होता है? ट्रिमर जो है इट इज़ एन इनवॉलेंटरी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? ट्रिमर इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर शेकिंग या जर्किंग आते हैं। किसके अंदर? हाथ के अंदर या आर्म के अंदर, लेग के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्या होती जाती है, वर्स होती जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाती है। कि जब इवन ब्रेस्ट में भी होती है ना, तब भी आपको अचानक से ये जो जॉक्स वगैरह होते हैं पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, कहाँ पर थे? अच्छा, मैंने तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। नाउ लेटर द डिजीज़ अफेक्ट्स द साइड्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, कॉजेज स्टिफनेस। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये अभी तो एक हाथ एक आर्म एक लेग में होता है ना, फिर कुछ टाइम बाद ये डिजीज़ क्या करती है, क्योंकि ज़ाहिर है डायनसेफेलोन में हो रही, ठीक है। हमने ब्रेन का पार्ट पढ़ा था, तो डायनसेफेलोन में हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो दोनों हिस्से होते हैं ना फिर बॉडी के, वो दोनों अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दोनों में क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है। स्टिफनेस का मतलब होता है सख्ती, वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कपकपाहट। आपके मसल्स जो है वो कपकपाना शुरू हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, जो इनका इंटेलेक्ट होता है ना वो अनअफेक्टेड रहता है। इंटेलेक्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसको इस सेंस में समझ लें। किस सेंस में समझाऊँ मैं इंटेलेक्ट को? यानी कि इनका जो असर होता है ये थोड़ा सा, मतलब जो इनका काम वगैरह होता है ना, ये रुक जाता है, यानी थक जाता है। तो इनका क्या होता है कि जो अफेक्ट होता है ना वो यानी कि ये अनअफेक्ट रहते हैं, सही है। अनटिल लेट इन द, ये तो एक तो कट गया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है इस डिज़ीज़ में, जैसे बोलने की जो सलाहियत होती है, जैसे स्पीच करने की जो सलाहियत होती है, वो कैसी हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। और क्या होता है कि हेजिडेंट होना शुरू हो जाता है, पर्सन जो होता है वो अटकना शुरू हो जाता है। हेजिडेंट का मतलब होता है अटकना। इसके अंदर क्या होता है, देखो एक होता है लियोडोपा, जिसको कन्वर्ट किया जाता है डोपामिन में। डोपामिन क्या है? डोपामिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक होता है लियोडोपा। अब होता ये है कि हमारा ब्रेन है ना, और हमारे जो फ्लूइड है, टिश्यू, ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देगा। ब्रेन को फ्लूइड में से, खून में से कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। तो ये अपने अंदर डोपामिन को आने नहीं देता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई डोपामिन भी तो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर ही ब्रेन में क्यों नहीं चला जाता? तो डोपामिन को ब्रेन अलाउ नहीं करता, जबकि ब्रेन लियोडोपा को अलाउ कर देता है। तो जब लियोडोपा ब्रेन के अंदर जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डोपामिन के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लियोडोपा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन के अंदर। और ये जो है ना, ये इसकी बहुत मोस्ट अफेक्टिव ड्रग है। अच्छा भाई, ये जो होता है ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? ये क्या करता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ना इनको कम कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है। ऐसा नहीं होता कि ये इसकी जो डिजेनरेशन जो हो रही है न्यूरॉन्स की, ये जो न्यूरॉन्स ख़त्म होना शुरू हो गया बेसल गैंग्लिया के, इसको पूरी तौर पे हाल्ट कर जाए, यानी कि क्योर कर जाए, पूरी तौर पर इस डिज़ीज़ को सही कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसके जो सिम्टम्स, इसके जो ये असर आ रहा होता है ना, जैसे जर्किंग, शेकिंग, ये जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है, कि इसको किसी हद तक ये कम कर जाता है। देन इट इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज़। एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होगा, बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, उसके जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो एक हाथ एक टांग एक
आर्म में क्या होगा, झटके आना शुरू होंगे, उसके थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, दोनों तरफ बॉडी के दोनों साइड्स में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसकी ट्रीटमेंट ऐसी की जाती है कि लियोडोपा को लिया जाता है, लियोडोपा ब्रेन के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन के अंदर, और ये बहुत अफेक्टिव इसकी ड्रग होती है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर जो होता है ना, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, न्यूरॉन कौन से, ब्रेन के न्यूरॉन्स, स्पेशली सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स, जैसे हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ा था ना, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट्स है, जो तो इसके अंदर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर न्यूरॉन सेल बॉडीज मौजूद होती हैं वो, और हिप्पोकैम्पस पता है ना, वो पार्ट होता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव होती है। वो जो होते हैं उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डेमेंशिया हो जाता है। डेमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी पर्सन सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है। और इसका एक टेस्ट किया जाता है मेडिकल में, ऐसा किया जाता है कि वो जो अल्जाइमर का पेशेंट होता है उसके सामने बनाना रखा जाता है, अगर वो पर्सन जो है वो बनाना को बिल्कुल छिलके समेत खा ले, यानी छीले ना ऐसे ही खा ले, तो उसका मतलब उसकी मेमोरी पूरी बिल्कुल लॉस हो चुकी है। नॉट बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी जिसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर वो केले को छील के खाते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके न्यूरॉन्स अब कुछ ना कुछ अभी बाकी हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा इस डिसीज़ के 3 ब्रॉड स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेज के अंदर ना जो पेशेंट होता है उसको खुद को पता चल जाता है उसकी फॉरगेटफुलनेस का, यानी कि उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ यार मैं चीज़ों को भूलना शुरू हो गया हूँ, वो चीज़ों को जो भूल रहा होता है उसको चीज़ समझ आ रही होती है। फिर क्या होता है, फिर आता है इसका सेकंड फेज। उसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना उसकी जो मेमोरी होती है वो इस कदर लॉस होना शुरू हो जाती है कि वो बहुत सारे जो मेमोरी के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं इवन उसको भी वो भूल जाता है। और जो पर्सन जो होता है, जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है, वो कैसा हो जाता है, वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। जैसे डिसओरिएंटेड का मतलब होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उस टाइम और स्पेस में क्या आएगा, वो क्या कर रहा होता है। वो इवन अपने जो फेमिलियर स्ट्रीट्स होती हैं, जिस स्ट्रीट्स में वो आता जाता था, वो उसको भी भूलना शुरू हो जाता है, और वो इतना डिसओरिएंटेड होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या होता है, एंजाइटी जो होती है वो एकदम से जो सडन चेंज आता है ना मूड में, इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ज़ाहिर है पर्सन जब भूलना शुरू होगा तो उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उसको क्या होता है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि परेशानी होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी का मतलब होता है परेशानी। उसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने देखा पर्सन की मेमोरी लॉस हो रही थी तो उसको पता चल जाता। थर्ड स्टेज के अंदर ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गई कि पर्सन जो था वो उसके अंदर एंजाइटी और डिसओरिएंटेडनेस आना शुरू हो गई है, और वो अपनी जो फेमिलियर स्टेज से उसको भी भूलने लग गया है। थर्ड स्टेज में होता है कि पर्सन जो होता है वो बिल्कुल सीवियरली डिसओरिएंटेड हो चुका होता है। अब क्या होते हैं, अब जो उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वो उसको जैसे साइकोसिस, यानी कि उसके जो दिमाग का जो काम होता है ना वो ही कुछ ऐसा अजीब सा होना शुरू हो जाता है। मतलब इसके अंदर साइकोसिस की एक एग्जांपल दी हुआ है आपको, हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि ब्रेन ना बिना स्टिमुलस के ना उसको ऐसा लगता है नहीं कोई स्टिमुलस नहीं आया, अभी कोई हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो पेशेंट है ना उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ कोई मौजूद है, चाहे वहाँ कोई मौजूद ना हो, बोलेगा यहाँ कोई मौजूद है, यहाँ कोई मौजूद है। तो ये अल्जाइमर की डिजीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, कुछ फेसेस नज़र आ रहे होते हैं, इवन वहाँ पे कोई होता नहीं है फिर भी ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, साइकोसिस कहलाता है। और इसके अंदर साइकोसिस के एक और एग्जांपल आपको दी हुई है, पैरानॉइड डिल्यूजन्स। पैरानॉइड डिल्यूजन्स के अंदर ये होता है कि पेशेंट को मुकम्मल यकीन होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट होता है, वो अपनी बात पे 100% श्योरिटी होती है उसे अपने गलत आइडिया पर, जैसे उसे कोई मारना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है। अक्सर अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं ना, कहते हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं, देखो वो यहाँ है, देखो वो वहाँ है, तो ये उनका इस तरह का एक रहता है। तो इसके आगे देखो लिखा अभी आप फिक्स्ड इरिटेशनल आइडिया, यानी कि उनको एक फिक्स्ड आइडिया होता है, नॉट शेयर्ड बाय अदर्स एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रिसेंट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि इतना उसको 100% श्योरिटी होती है, वो किसी से उसको मतलब एकदम श्योरिटी हो जाती है उससे। तो ये चीज़ ये किस में होती है, अल्जाइमर्स की डिजीज़ में होती है, ठीक है। इसकी कुछ पिक्चर्स मैंने सेव करी थी, ये तो देखो हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये जो आपको छोटा सा रेड सा नज़र आ रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये है अल्जाइमर की डिजीज़, ये देखो नॉर्मल ब्रेन देखो और अल्जाइमर का ब्रेन देखो, ये देखिए कॉर्टेक्स जो है वो किस हद तक ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको और पिक्चर्स भी नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये किसकी थी, तो बेसल गैंग्लिया की है, ये भी बेसल गैंग्लिया है।
अच्छा ये देखो, ये जो पार्किंसंस डिजीज़ मैंने आपको बताया था पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर क्या होता हैगा, उसको टीममेट्स आना शुरू होता है, मतलब उसका फेस हाथ वाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका फेस जो है वो किस तरह से हिल रहा हैगा, इसका हाथ जो है वो किस तरह से स्विंग हो रहा हैगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाओ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होती है कि ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके अंदर ना रिकरेंट का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन सीजर्स क्या होते हैं, झटके, यानी वो जो फिट्स होते हैं ना, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मिर्गी का दौरा, यानी कि ये एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है जिसके अंदर बार बार मिर्गी के झटके लगते हैं, ठीक है। और टेम्परेरी अल्टरनेशन इसके आगे पता नहीं क्या वर्ड है। अच्छा भाई, और क्या होता है, मतलब ऐसा होता है मेरा ख्याल है कि एक से ज़्यादा फंक्शंस जो होते हैं ना उसके अंदर अल्टरनेशन आना शुरू हो जाती है, मतलब एक या एक से ज़्यादा काम जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। किस सेंस में होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, द सीजर्स आर ट्रांसिएंट। सीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसिएंट होते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब होता है मतलब वक्ती होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मतलब मिर्गी का दौरे का, अगर आपने कभी किसी पेशेंट को देखा हो जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको पड़ेगा वक्ती होगा, फिर वो सही हो जाएगा, उसका ऐसा होता है। एक सेकंड रुकेगा, मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। अच्छा भाई, उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल। हाँ, हमें पढ़े थे कि सीजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रांजिएंट होते हैं। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैंगी। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि आपके ब्रेन को ना एबनॉर्मली तौर पर क्या देना शुरू कर देती हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के सिग्नल्स देना शुरू कर देती हैं। मतलब आपके ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देती हैं कि वो खुद काम करें। इवन काम नहीं करना है, हम नहीं चाह रहे हमने कुछ काम करना है, लेकिन वो वक्ती तौर पर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। कैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, सीजर्स जो होते हैं ना ये या तो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस से मुराद ये कि कुछ लोगों में झटके जो होते हैं ना ये खुद से लगते हैं बिना किसी स्टिमुलस के, और कुछ लोगों में ना ये झटके किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से लगते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया था इसके अंदर इनकी आंखों के अंदर फ्लैश लाइट मार दो, ठीक है, फ्लैशिंग लाइट जो होती है, चमकदार जो रोशनी होती है वो मार दो, तो इनको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होता है, देखो हमने पढ़ा सीजर जो है वो या तो स्पॉन्टेनियस होंगे, यानी कि स्टिमुलस की वजह से होंगे, बिना किसी स्टिमुलस के होंगे। और इसके अलावा ये जो सीजर्स जो है ना ये या तो जर्नलाइज्ड होंगे या पार्शियल होंगे। जर्नलाइज्ड का मतलब ये होता है कि या तो ये पूरी बॉडी के होंगे, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी पे लगेंगे, जो पूरी बॉडी में झटके आना शुरू हो जाएंगे। जर्नलाइज्ड सीजर्स का मतलब होता है, या फिर पार्शियल, यानी कि आधी बॉडी में लगेंगे। अब इसका आगे आप पढ़ सकते हैं कि जर्नलाइज जो सीजर होता है इसको कैसे करेक्टराइज किया जाता है, बाय कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस। जो कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस होती है उससे उसको किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी सख्त हो जाती है, उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर ट्विचेस आना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, शेक होना शुरू हो जाती है बॉडी, ठीक है। जबकि पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, मोमेंट्री तौर पर लॉस होता है, यानी कि थोड़ा सा ना पता होता है, यानी कि मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट पे लॉस होता है। जबकि लॉस से मुराद है उस टाइम झटके लगना शुरू होते हैं। जबकि हमने जो जर्नलाइज सीजर पढ़ा उसके अंदर बंदे को इल्म नहीं है, अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल पता नहीं, और अचानक से पूरी बॉडी पे लगना शुरू हो गया। पार्शियल सीजर ना किसी मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर लगता है कि जो कॉन्शियसनेस होती है ना उसकी वजह से ये पार्शियल सीजर होते हैं, आधी बॉडी के झटके लगते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट्स उसके अंदर इतनी नहीं होती है। इसके अंदर एक किस्म की ड्रग दी जाती है जिसको एंटी कॉन्वुलेसेंट ड्रग कहते हैं, वो इसके अंदर एपिलेप्सी में पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा भाई, हाँ, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज क्या क्या है, हार्मोन एक्शन। अच्छा भाई, पहला यहाँ से स्टार्ट है, केमिकल नेचर से। हम ये सारा मेरा ख्याल है डिस्कस करके आ चुके हैं, ये किया है ना हमने डिस्कस, वी आई एम डैम श्योर कि हमने शायद ये डिस्कस किया है। एक सेकेंड रुके, मैं खुद चेक भी कर लूँ। अच्छा ठीक है, हमने नहीं किया डिस्कस, ठीक है। पेज बुक का पेज नंबर 3.9 खोल लें, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है ना ये डिफरेंट सेल्स या ऑर्गन्स के दरमियान होती है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर होती है ये जो कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये या तो सेल्स के दरमियान होगी या हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान होगी, बॉडी के अंदर ही, किसके, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर।
और ये क्या है, ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुरानी टाइप की जो कोऑर्डिनेशन थी वो केमिकल कोऑर्डिनेशन थी, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन तो न्यू है और वो ज़्यादातर किस में पाई जाती है कि इंसानों में, अब जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर। अच्छा भाई कोऑर्डिनेशन कब होती है? कोऑर्डिनेशन जो होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स, ठीक है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ किसकी, जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनकी। ये क्या होता है, देखो वर्टिब्रेट्स की बॉडी की अगर हम बात करें, सेकंड पैराग्राफ में देखें, इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स वेरियस टाइप ऑफ सिग्नलिंग केमिकल्स सच एज न्यूरोट्रांसमीटर, फेरोन्स, हार्मोन्स आर रिकग्नाइज्ड। क्या होता है, कुछ टाइप के अलग अलग किस्म के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम होता है एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना, फेरोमोन्स है, हार्मोन्स है, केमिकल मैसेजेस होते हैं, ये होते हैं। अब हम इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड का। आपके जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? मैंने बताया था ना, एंडोक्राइन होते हैं डक्टलेस, ऐसे ग्लैंड्स जिनकी डक्ट मौजूद नहीं होती, ठीक है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये टॉपिक इतना बोर्ड में आता नहीं है बेसिकली, इसके अंदर हम जब ये हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे ना इससे रिलेटेड, अब तक बोर्ड में सिर्फ एक इसकी डायग्राम आई थी, या ये जो 3 टाइप्स होंगे इनके एमसीक्यूज आ जाते हैं बस। अच्छा भैया मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूँगी, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। हार्मोन जो होते हैं ये सीक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? डक्टलेस होते हैं। ये बहुत स्पेशल ग्रुप होता है सेल्स के, ऑर्गन्स का। यार एक तो ये लोग बहुत मैसेज सेंड करते हैं यूफोन वाले, इन्हीं के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, खैर कोई बात नहीं। हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं? डायरेक्टली आपके जो ब्लड स्ट्रीम होता है, खून जो होता है उसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस है। डक्टलेस का काम क्या होता है भाई? डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर दो। ये फ़र्क याद रखता है, मैं इवन सेकेंड ईयर में आ गई थी, मुझे अच्छे से याद है, और मुझे फ़र्क ही नहीं क्लियर हो रहा था। आई वॉज लाइक वाई मुझे नहीं समझ आया था, और मेरा ख्याल है अब आपको तो बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये क्या करते डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर देते थे। और इसके अलावा क्या करते थे कि जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो खून होता था वो उसको लेकर आता था टारगेट जो सेल होता था, पार्टिकुलर जो सेल होता था उसके पास लाया जाता था कि ताकि वो क्या करे, वो उसको अफेक्ट करे। अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स, माइन्यूट का मतलब होता है थोड़ी सी, एक होता है मिनट और एक होता है माइन्यूट, ठीक है। माइन्यूट मतलब बहुत छोटा सा, तो वो छोटी सी क्वांटिटी भी हार्मोन की होगी ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड किस्म का बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में, जैसे उसके बिहेवियर में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, उसकी रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। केमिकल नेचर्स, देखो याद रखना हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अक्सर एमसीक्यूज दिया जाता है और पूछा जाता है कि विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सो यू शुड नो कि हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो पता है क्या होता है, बोर्ड वाले बड़े ख़राब लोग हैं, बहुत ख़राब लोग हैं ये लोग, इतने कंसेप्चुअल इनकी होती नहीं है जितने कंसेप्चुअल किस्म के एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे बुक को बार बार रीड करते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ याद रह जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, इसको डिवाइड किया जाता है कुछ टाइप्स में। जैसे सबसे पहली टाइप आप पढ़ेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स किसके होते हैं? ज़ाहिर है हार्मोन्स किसके? ये प्रोटीन के बने हुए, ठीक है। ये क्या होते हैं? शॉर्ट चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की। अगर अमाइनो एसिड्स की देखो छोटी छोटी चेन्स है ना, तो उसको हम कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स। और अगर क्या कहते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी बहुत बड़ी चेन है तो उसको हम लोग प्रोटीन हार्मोन्स कहेंगे, याद रखना। ये एक माइनर सा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड आपको बताया हुआ जो कि प्रोटीन हार्मोन है। देखो इसको यहाँ पे करके लिखा हुआ भी है, ये अपने पास ऐसे ही करके नोट डाउन कर लेना। और लॉन्ग चेन प्रोटीन हार्मोन में आपको एग्जांपल दी गई है ग्लूकागोन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन की। अच्छा, इंसुलिन जो होता है ना वो हमारा जो प्रोटीन है ना उसका प्राइमरी प्रोटीन की 4 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, क्वार्टरनरी प्रोटीन। क्यों बता रही हूँ, देखो कुछ चीज़ें फर्स्ट ईयर की हुआ करेंगी ना, बता दिया करूँगी, अगर नहीं याद हो तो बस सुन लिया करना कि ताकि जब वो पढ़ो तो समझ आ जाए। तो इंसुलिन जो होती है ना वो प्राइमरी प्रोटीन की टाइप होती है। प्रोटीन की जो पहली टाइप है ना उसकी एग्जाम्पल में आता है इंसुलिन, ठीक है। अच्छा भाई,
इन सब को क्या कहा जाता है? देखो इसके अंदर कहा हुआ है, जो पहला वाला शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है उसको पेप्टाइड हार्मोन, और जो लॉन्ग चेन है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोटीन हार्मोन। याद रखना है, फ़र्क बच्चों को नहीं समझ आता। अब बात करते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जो मॉडिफाई होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स पर कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज़ होता है? याद करो, थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है थायरॉइड ग्लैंड से, याद है? अच्छा भाई, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज़ होता है? याद है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड जो होती है ना, ये टाइप होती है लिपिड की, ठीक है। और ये नेचर में भी लिपिड होते हैं। इसकी एग्जांपल है ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है। ये सारी किसकी टाइप है? स्टेरॉइड हार्मोन की। इन सब के नामों के आखिर में देखोगी तो स्टेरॉन 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 आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोन के एक्शन की। देखो मैं इसको अच्छा 2 मिनट का पॉज लेके आपको समझाती हूँ। आपसे पहले मैं असल में बेसिकली जो अपना काम था ना उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर रही थी, तो इसलिए पानी वानी पिया नहीं, डायरेक्ट आपका खोल के बैठ गई, तो अब प्यास लग रही है। अच्छा भाई, हार्मोन एक्शन की बात कर रहे थे। ये क्या होता है? अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करना शुरू करें तो आपने ये सोचा कि हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि हार्मोन जो होता है वो ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद यार ये कैसे टारगेट सेल के ऊपर ही असर करता है? ये तो इतने सारे सेल्स के पास से जाके गुजरेगा, तो ये स्पेसिफिक सेल के ऊपर ही क्यों एक्ट करेगा? ये क्यों दूसरे सेल के ऊपर एक्ट नहीं करेगा? हालांकि ये तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए था आपके माइंड में, और कोशिश क्या करो ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज हो, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्या राइज होता है कि हाउ द टारगेट सेल अंडरगोज मेटाबॉलिक चेंजेस। कि ये जो टारगेट सेल्स होते हैं वही हार्मोन आ गए टारगेट सेल के पास गए। अब ये जो टारगेट सेल हैं ये कैसे मेटाबॉलिक काम कर रहे हैं हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर? किस तरह से वो ऐसा काम करते हैं? ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके माइंड में लाजमी राइज होने चाहिए थे। इन 2 क्वेश्चंस को एक दफ़ा सही से पढ़ें ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कहते क्या हैं। अच्छा भाई, 2 किस्म के मॉडल हैं। ज़रा ये एक पिक्चर मौजूद है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हैं 2 पिक्चर्स, ठीक है। इन पिक्चर्स को गौर से देखती जाना और जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझती जाना। 2 किस्म के मॉडल्स हैं, आप वो वाली डायग्राम की पिक्चर खोल लो, ठीक है। 2 किस्म के मॉडल्स हैं जो क्या हार्मोन के एक्शन को समझाएंगे, ठीक है। हार्मोन के जो एक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा भाई देखो, दोनों मॉडल्स जो हैं ये क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप पर ही जो है वो अग्री करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि टारगेट सेल्स जो है ना उनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। देखो सुनो, हार्मोन आ रहा है, एक येरा सेल, एक येरा सेल, एक येरा सेल, एक येरा सेल, एक येरा। अब हार्मोन के पास ना एक ऐसी साइड है, ठीक है। अब मैं एक और दफ़ा बनाती हूँ। देखो ये हार्मोन है, ये कुछ बल्कि कौन सी पिक्चर इसकी थोड़ी सी ड्रॉ करूँ, चलो समझ लो हार्मोन ऐसा है। अब ये एक सेल है ऐसा, ये एक सेल है कुछ ऐसा, ये एक सेल है कुछ ऐसा, और ये एक सेल है कुछ ऐसा। अब ये सेल आएगा, ये पहले इसके पास जाएगा, समझो, फिर इसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, एंड में ये आया इस वाले के पास। तो इसका जो शेप है ना वो इसके अंदर जाके ऐसे फिक्स सेट हो जाएगा। तो ये हार्मोन ना तो इसके पास जाके लगेगा, ना इसके पास जाके लगेगा, ना इसके पास, सिर्फ इस वाले सेल के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेल था इसके पास एक तो रिसेप्टर मौजूद था। इस रिसेप्टर ने इस हार्मोन को कहा कि हाँ भाई मैं ही हूँ, तुम्हें मेरे पास आना है। तो ये जाकर उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो टारगेट सेल होता है ना, वो सेल जिसके पास जाके उसको अटैच होना होता है उसके पास क्या मौजूद होते हैं? उसके पास मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। किस में? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। बात अभी मैं आपको इस पिक्चर से दिखाती हूँ, आप पिक्चर को देखें। ये देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आ रहा है हार्मोन, और देखो हार्मोन का शेप कैसा है, ऐसे गेम्स खेलते हैं। और ये जो नीचे रिसेप्टर मौजूद है, रिसेप्टर की साइज़ का शेप देखो कैसा है, ऐसा ही है। और ये रहा वो, मतलब समझो यहाँ पे है वो सेल मौजूद। तो अब देखो अब क्या होगा। अभी तक हमने इस बात को पढ़ लिया। कहाँ पर थे हम लोग?
अच्छा भाई, जो स्ट्रक्चर होता है रिसेप्टर का वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के साथ होता है स्पेसिफिक हार्मोन के, यानी कि स्पेसिफिक हार्मोन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी की तरह का होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो सेल जो होता है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, वो सिर्फ उस एप्रोप्रिएट हार्मोन को ही जो है रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ही वो एप्रोप्रिएट रिसेप्टर है जिसके ऊपर हार्मोन को आकर लगना है। अब बात करते हैं, ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, गौर से सुनो। ट्रांसफर ऑफ हार्मोन इनटू अ सेल, यानी कि हार्मोन को सेल में तब्दील करना। पहले स्टेज में तो हमने देखा कि जाके पहले तो बाइंड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर में, पहला काम ये है। दूसरा काम है कि अब वो ट्रांसडक्शन करेगा, ट्रांसडक्शन पाथवे होंगे। लेकिन ये जो ट्रांसडक्शन पाथवे है ना, इसमें फ़र्क आएगा। पहला स्टेप दोनों में सेम है, लेकिन ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर फ़र्क आएगा। देखो, पहले बात करते हैं, ये है फर्स्ट मॉडल का पैराग्राफ, ये है दूसरे मॉडल का क्या कहते हैं पैराग्राफ। पहला मॉडल जो है वो बताता है पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में, यानी कि हमने हार्मोन्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पेप्टाइड, एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। अगर बात की जाए इन दोनों हार्मोन्स की, तो दोनों हार्मोन्स आपस में क्या है, दोनों हार्मोन्स कौन सी नेचर के, प्रोटीन। जबकि जो स्टीरॉयड हार्मोन है ना, ये क्या है, ये लिपिड है। तो एक मॉडल जो है वो किसके बारे में बताएगा, पेप्टाइड, और दूसरा बताएगा स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में, ठीक है। पहले मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये लिंक करता है एक एंजाइम के साथ जिसको हम कहते हैं एडिनिलेट साइक्लेज। ये मौजूद होगी आपकी डायग्राम के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा नाम, ठीक है। ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर साइड होती है ना, वहाँ पे ये जो एंजाइम है मौजूद होता है। यानी देखो, पहले मॉडल जो है उसके साथ उसके पास एक बंदा है एंजाइम। अब याद रखना, ठीक है, कहानी की तरह समझेंगे। अच्छा भाई, हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग टर्न स्लो। देखो, हार्मोन रिसेप्टर आया और रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब क्या होगा, स्लो एडेनिलाइट साइक्लेज क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी कि वो क्या करेगा, वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा एडिनोस मोनोफॉस्फेट, यानी कि एटीपी एडिनोस ट्राइफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट है। अब इसमें से 2 फॉस्फेट निकाल के इसको बना देगा एएमपी, यानी कि मोनोफॉस्फेट, एडिनेस मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये देखो, डायग्राम को देखना अब एक दफ़ा। ये देखो भाई, कहाँ गया, ये रहा, ये हार्मोन आ रहा है, ठीक है, हार्मोन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, लेकिन हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की। ये बात आपने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। वरना ये है कि फर्स्ट ईयर की बुक को थोड़ा सा खोले, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ फॉस्फोलिपिड का। अच्छा भाई, बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी गौर से सुन लो। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना, ये बेसिकली किसकी क्लास होती है, हमारी जो सेल वॉल बनी हुई होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, सॉरी, ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं किसकी क्लास है, लिपिड्स की क्लास होती है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, इसके अंदर मौजूद, ये मतलब थोड़ा सा होता है, ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की तरह होता है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जो है ना, वो भी जो है वो फॉस्फोलिपिड ही है। फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क यहाँ पे आता है कि इसके पास ना 2 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। 2 फैटी एसिड होते हैं, जिसके अंदर एक फैटी एसिड होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। थोड़ा थोड़ा याद आना हुआ कि हाँ यार, मिस ने एक टाइप तो पढ़ाई थी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की फैट्स एंड ऑयल्स। याद आ रहा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था भाई। सेकंड ईयर की बुक खोलो, पेज नंबर 30 याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस पेज नंबर 30 के आगे ही मौजूद है 31। तो आपके इस तरह से सेकंड ईयर के भी 2 जो हैं पॉइंट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, जो इसका पहला एंड होता है वो वाटर लविंग होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये अपने अंदर से लिपिड्स को तो जाने की इजाज़त देता है, लेकिन अपने अंदर से प्रोटीन्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अपने अंदर से देखो, हमने एक रूल पढ़ा है, लाइक जो है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। आपने फर्स्ट ईयर में रूल पढ़ा होगा कि सेम जो लाइक होगा ना, वो लाइक को डिज़ोल्व करेगा, जो जैसा है वो उसी को डिज़ोल्व करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये जो मेम्ब्रेन जिसकी बनी हुई ना, ये उसी मॉलिक्यूल को जाने देगी। तो पहले में तो ये होगा, ये पहले वाली साइकिल है, पहला मॉडल है जिसके अंदर हार्मोन आया। अब ये पेप्टाइड हार्मोन ही अंदर नहीं जा सकता।
तो ये क्या करेगा, ये जो बाहरी रिसेप्टर मौजूद है इससे बाइंड होगा और ये इस एडेनिलेट साइक्लेज जो एंजाइम है ना, इसको पता चल जाएगा कि भाई कि एक हार्मोन जो है वो आकर बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा ये एंजाइम जो ये अपने काम करना शुरू हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अभी तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं था। जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आया इसने एटीपी को कन्वर्ट किया किस में, एडिनोस मोनोफॉस्फेट में। अब ये जो एडिनोस मोनोफॉस्फेट है ना, ये क्या करेगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किस में जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाकर कैसे काम करेगा, सेकंड मैसेंजर के तौर पे। यानी कि हार्मोन आया, इसने अपना मैसेज रिसेप्टर को दिया, रिसेप्टर ने एडिनिलेट साइक्लेज को दिया, एडिनिलेट साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट किया एएमपी पर और सारा मैसेज ट्रांसफ़र हो गया एएमपी पर। यानी कि हार्मोन का सारा मैसेज किसके पास आ चुका है, एएमपी, एडिनोस मोनोफॉस्फेट के पास। अब ये एडिनोस मोनोफॉस्फेट जो है ना, ये जाके स्पेसिफिक एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जनरेट होगा, एक एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, विद इन द सेल आएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा अब बहुत सारे सेकंड मैसेंजर्स, जैसे इसके अंदर तो मैंने आपको एक ही सेकंड मैसेंजर पढ़ाया है, एएमपी। ये क्या है, ये सेकंड मैसेंजर है किसका, याद रखना, पेप्टाइड हार्मोन का। अब तो और भी डेवलप हो चुके हैं लेकिन ये एक ही है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग हाउ हार्मोन सच एज एड्रेनालाइन अफेक्ट्स इट्स टारगेट सेल। जैसे एड्रेनालाइन होता है ना, तो वो जो है हमने पढ़ा है, तो वो अभी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हम पढ़ के आए, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, यानी जो हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की अगर आप बात करें, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ गया भाई मेरा पेन हाँ भाई, डायरेक्टली क्रॉस करके किस में आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगा और रिसेप्टर से बाइंड होगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद चला जाएगा किसके पास, देखो बुक को, मैं बुक से पढ़ रही हूँ, बस आप पिक्चर को देखते हैं ना। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन जो है खुद जाएगा, जबकि पेप्टाइड हार्मोन खुद नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये फैट सॉल्युबल है ना, तो ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको किसी सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती। ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, जाने के बाद अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इनको लेकर आएगा न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, वहाँ पे मौजूद होगा हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, हार्मोन यानी कि ये बन चुका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो बना है ना, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से किस में जाएगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा। यानी रिसेप्टर के ऊपर हार्मोन आ गया, तो ये हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये गया किसके अंदर, ये गया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये क्या करेगा, ये जो भी जीन होगा, एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक जीन होगा, उसको एक्टिवेट करेगा और वो जो जीन होगा वो क्या करेगा, वो एंजाइम की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, ताकि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो। जबकि इसके अंदर भी ये होगा कि एंजाइम के ही पास जाएगा, एंजाइम ही एक्टिवेट होगा, लेकिन किसके थ्रू, एएमपी के थ्रू, जबकि इसके अंदर ये डायरेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब समझ आए, 2 साइकिल्स थी जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को समझाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म की। अच्छा भाई, आप एक चीज़ से तो फेमिलियर हो चुके हैं, कंसेप्ट के, किसके कंसेप्ट से, फीडबैक के कंसेप्ट से। ठीक है, इसी तरह से हार्मोनल सिक्रीशन में भी ना क्या होता है, ये फीडबैक सिस्टम होता है। अगर देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, ठीक है, तो ये केमिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी बॉडी की ब्रेन तक लाई जाती है, ब्रेन इसको पढ़ता है और फिर उसके हिसाब से कोई एक्शन करता है। ये या तो क्या करेगा, या तो ये ब्लॉक कर देगा, या इट प्रमोट्स द चेंज, या तो ये उसको ब्लॉक करेगा यानी रोकना शुरू कर देगा, या ये उस चेंज को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो फीडबैक जो है उसको नेगेटिव फीडबैक कब कहेंगे, जब जो हार्मोन की सिक्रेशन है वो रोक दी जाए, इनहेबिट कर दी जाए। हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ये हो रहेगा कि नेगेटिव फीडबैक में हार्मोन के सिक्रेशन को रोक दिया जाएगा और पॉजिटिव फीडबैक में उसके सिक्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, आपने ये सब पढ़ा हुआ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ब्लड के अंदर हमें पता चला ब्लड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज डिक्रीजेस, हम ब्लड के अंदर पता चला हमें ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज़ है। स्टिमुलस मिला, ठीक है, पॉजिटिव स्टिमुलस आया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने ये भेजा, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और रिलीज़ किया जाएगा एंटीकॉर्टेक्स टॉपिक हार्मोन। ठीक है, ये गया एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, और जाने के बाद क्या रिलीज़ किया, जाने के बाद कॉर्टेक्स आपको पता है ना ये वाला पार्ट है, और ये एड्रेनल मेडुला है, और ये किडनी के ऊपर मौजूद है। ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज़ किया किडनी ने, उसने कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू। कॉर्टिसोल क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा किसको,
ड्रग्स के अपटेक को टारगेट सेल्स, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या होगा कि जो ग्लूकोज का लेवल होगा ना, ये थोड़ा सा कट गया, ग्लूकोज लेवल्स रिटर्न टू द सेट पॉइंट, मेरे ख्याल से सेट पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो दोबारा से किसकी तरफ आ जाएगा, सेट पॉइंट की तरफ आ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ पाथवे फॉर कॉर्टिसोल सिक्रीशन। अच्छा भाई, ये क्या करेगा, ये अपना जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल जो है वो आ गया नॉर्मल पर, यानी ये सारा काम हुआ, अब जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल पर आ गया। एक काम करो, ज़रा एडर्नल ग्लैंड वाली पिक्चर खोलो अपने पास, जो एडर्नल ग्लैंड हमने पढ़ा था ना उसको एक दफ़ा खोलो। अच्छा भाई, अब एडर्नल ग्लैंड को खोल लिया, अब इसके अंदर ज़रा देखो एडर्नल कॉर्टेक्स, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एडर्नल कॉर्टेक्स किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है, ACTH तक, यानी हमें पता है हाइपोथैलेमस से सिग्नल देगा तभी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, ACTH। अब ज़रा खोलो एंटीरियर पिट्यूटरी को, अपनी बुक का पेज खोलो पिट्यूटरी वाला, उसके अंदर खोलो एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है उससे क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर FSH, TSH, LH, मतलब हमने इसके अंदर तकरीबन 6 हार्मोन्स, मेरा ख्याल है 6 से 7 हार्मोन्स हमने इसके अंदर पढ़े थे। हमने बाकी पोस्टीरियर जो क्या कहते हैं लोब है उसके बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर स्टोर्ड सिक्रीशन होती है, ये खुद से सिक्रीट नहीं करता। तो हमें याद आ गया कि हाइपोथैलेमस ने सिग्नल लिया तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने ACTH खुद का रिलीज़ किया, यानी खुद का बना, इसने खुद ने बनाया, हाइपोथैलेमस ने उसे सिग्नल दिया कि हाँ कर दो, ठीक है, अभी पॉजिटिव काम हो रहा है। अच्छा भाई, ACTH जो है वो जाएगा एडर्नल कॉर्टेक्स के पास। ये बात हमने पढ़ा था कि जो एडर्नल कॉर्टेक्स होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है, ACTH के इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो ये क्या करता है, ये अपनी पसंद के कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो उस टाइम ज़रूरत होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं। तो ये किसको रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कॉर्टिसोल को, जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कराना। कब रिलीज़ होते हैं, एंजाइटी या फीवर या डिजीज़ के दौरान ये रिलीज़ होते हैं। इससे क्या किया जाता है, इससे वाटरी ब्रेक डाउन की जाती है प्रोटीन्स वगैरह की, और क्या किया जाता है, क्या बनाया जा रहा होता है, ग्लूकोज बनाया जा रहा होता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया ना, तो जैसे ही ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हुआ तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, सबसे पहले तो ब्लॉक कर देगा वो टारगेट सेल्स को जो क्या कर रहे होंगे, ग्लूकोज को तब्दील कर रहे होंगे ग्लाइकोजन में, यानी कि ग्लाइकोजन के काम को रोक देगा। रोकने के बाद वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज के लेवल को दोबारा से नॉर्मल पॉइंट तक लाएगा। जैसे ही नॉर्मल पॉइंट पर आया, फिर वो नॉर्मल पॉइंट पर आने के बाद कॉर्टिसोल अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और उसको बोला कि हाँ भाई अब ACTH की प्रोडक्शन रोक दो, क्योंकि जब ACTH रुक जाएगा ये वाला हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, तो एडर्नल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल भी रिलीज़ नहीं करेगा, वरना क्या होगा, कॉर्टिसोल रिलीज़ होता जाएगा और ये जो ब्लड में इसका शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, इसके अलावा वो हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक होगा, या हाइपोथैलेमस से कहेगा कि भाई अब आप भी हार्मोन रिलीज़ ना करो ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ACTH रिलीज़ ना करे। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेबिट करवाया जा रहा है, रुकवाया जा रहा है। तो ये क्या था, नेगेटिव फीडबैक, और यहाँ क्या था, पॉजिटिव फीडबैक। अब होप सो ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा ज़रा बुक खोलो, एक डिस्कशन करनी है मैंने। अच्छा भाई, बुक में देखो 3.1 हमारा बाकी है इस चैप्टर का, जिसके अंदर जो तमाम चीज़ें ना वो सार्केडियन साइकिल और ये सारी चीज़ें, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाद में भी कर सकते हैं। इसके अलावा है कि 3.2 में आ जाओ, उसके अंदर प्लांट हार्मोन्स हैं, सही है, यानी कि बॉटनी के 2 पार्ट्स बाकी हैं। उसके बाद आ जाओ इसमें जो न्यूरॉन्स की जो टाइप है ना, मतलब एनिमल के अंदर, ये बाकी है। और एक थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन इसका बड़ा बाकी है, वो है नर्व इम्पल्स। बाकी इसका सारा हम पढ़ चुके हैं, यानी इसके अब 4 टॉपिक्स बाकी हैं। तो अपने पास कहीं पे लिख कर ये भी मुझे सेंड कर देना। अब एक और ये जो पेज पर आप सारी डिटेल्स लिख रही थी उसके ऊपर आज के लेक्चर का भी लिखना, और यहाँ पर ये लिख देना कि 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 इज़ रिमेनिंग, क्योंकि अब मैंने ये देखना है कि मैं अभी आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इसी चैप्टर के पॉइंट्स को समझा दूँ, ठीक है। ये मैं देखूँगी, मुझे जिस तरह से आसानी लगेगी, ये जिस तरह से आपको आसानी लगे आप बता देना। वजह ये अभी रिप्रोडक्शन का चैप्टर बाकी है जो मुझे लाजमी करवाना है, ठीक है। इससे ना जूलॉजी का पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। फिर मैं लेकर आऊँगी आपको इसकी तरफ अपना जो बॉटनी के चैप्टर्स है ना, क्रोमोसोम, सेल साइकिल, वेरिएशन एंड जीन, इसकी तरफ लाऊंगी। ये थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये समझना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये करो, फिर मुझे बताओ। ये है कि फिर मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवानी है।